देश में छात्रों का आंदोलन और सत्ता में आया नया चेहरा। दूसरे देश में छात्रों की क्रांति, लेकिन सत्ता फिर पुराने राजनीतिक चेहरे के पास लौट गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन ने राजनीति बदल दी, लेकिन बांग्लादेश में वही आंदोलन सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच पाया? और क्या यह सिर्फ आंदोलन की ताकत का फर्क था या फिर नेतृत्व और विजय की कहानी? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन फोकस। आज बात दक्षिण एशिया की राजनीति में आए उस बड़े बदलाव की होगी जिसने नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही देशों को चर्चा में लाकर रख दिया है। और नेपाल ने अपना नया नेता चुन लिया है। चुनाव परिणामों में साफ संकेत मिला है कि बालेन शाह जनता की पहली पसंद बनकर उभर आए हैं, यानी अब वही नेपाल की राजनीति का नया चेहरा है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक बालेन शाह को लोग एक रैपर के तौर पर देखते थे, लेकिन अब वही नेता बनकर ऐसे चमके हैं कि उन्होंने नेपाल की राजनीति की दशकों पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे दी है। और नेपाल में 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके दिग्गज नेता केपी शर्मा ओली को हराकर सत्ता तक पहुंचना आसान काम नहीं माना जाता, लेकिन जेन ज़ी आंदोलन के बाद पैदा हुए माहौल में बालेन शाह की पार्टी ने आम चुनावों में बहुमत हासिल कर लिया है और सत्ता का रास्ता उनके लिए साफ हो गया है। यह पूरा घटनाक्रम उस जेन ज़ी क्रांति के कुछ महीने बाद ही हुआ है जिसने नेपाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। युवाओं ने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसी आंदोलन ने एक नया नेता सामने लाकर रख दिया जिसे जनता ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की राजनीति की तरफ देखें तो तस्वीर यहाँ से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। बांग्लादेश में भी छात्रों ने नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन इस आंदोलन ने लंबे समय तक सत्ता में रही सरकार को हिला दिया था। लेकिन अब जब चुनाव हुए हैं तो वहां की राजनीति ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। छात्र आंदोलन के बाद सत्ता में वापसी हुई तारिक रहमान की, और यही आंदोलन था। भले छात्रों ने वो किया था, लेकिन चुनाव में जनता ने अनुभव वाले राजनीतिक नेतृत्व को ही चुना है। और यही वह बड़ा अंतर है जो नेपाल और बांग्लादेश की राजनीति को अलग बनाता है। नेपाल में आंदोलन से निकला चेहरा ही जनता के सामने एक विकल्प बन गया था। बालेन शाह ने युवाओं की उम्मीदों को एक राजनीतिक दिशा दी थी और लोगों को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश में छात्र आंदोलन जनता को ऐसा नेता नहीं दे पाया जो देश का नेतृत्व कर सके। आंदोलन तो हुआ था, सरकारें भी गिरी, लेकिन उसके बाद जनता के सामने कोई भी विकल्प नहीं था। इसी खाली जगह को भरने का काम किया तारिक रहमान ने। करीब 17 साल तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बावजूद उन्होंने जनता के सामने एक नया दृष्टिकोण और योजना रख दी। ढाका में अपनी वापसी के बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा कि एक सुरक्षित, लोकतांत्रिक और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए मेरे पास एक योजना है। उनकी यही बात लोगों के दिल में उतर गई और अपने भाषण में उन्होंने अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जिक्र करते हुए कहा है कि जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मेरा एक सपना है, उसी तरीके से मेरे पास भी बांग्लादेश के लिए एक प्लान है। वह यही रणनीति काम कर गई। तारिक रहमान ने राजनीति में हाशिए पर मौजूद बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी जैसे दलों के साथ गठबंधन किया और एक व्यापक राजनीतिक मोर्चा तैयार कर लिया और उसी समावेशी राजनीति और अल्पसंख्यकों तक पहुंचने उन्हें मतदाताओं के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा बना दिया। और इन दोनों देशों के घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो जाती है कि जनता सिर्फ विरोध करने वाले नेताओं को नहीं बल्कि समाधान देने वाले नेताओं को चुनती है। नेपाल में आंदोलन से निकला नेता जनता की उम्मीदों का प्रतीक बन गया और बांग्लादेश में जनता ने उस नेता को चुना है जिसने उसके सामने भविष्य को स्पष्ट रख दिया है। यानी राजनीति में सिर्फ क्रांति काफी नहीं होती, क्रांति के बाद देश को किस दिशा में ले जाना है इसका जवाब भी देना होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं थी प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे थे हेडलाइन फोकस।